मेडिकल आईटी जेई चैनल पर। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक रहा था वो क्या रहा था? लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रहा था, हेलो हेलो आवाज़ आ रही है? लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रहा था, 3 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक एक था हमारे पास एल्गी, एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारे पास था ब्रेयोफाइट, ब्रेयोफाइट जिसका पूरा नहीं हुआ उसका अलग से पूरा हो जाएगा, बाकी वैसे तो अपलोडेड हो गया है। टेरिडोफाइट, ये 3 हमारे कंप्लीट हो गए। पिछली वाली क्लास में हमने टेरिडोफाइट देखा था, इस वाली क्लास में हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को समझिए। पहले मैं आपको जिम्नोस्पर्म में एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपको इस जिम्नोस्पर्म को समझने में एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अलग से समझ में आना चाहिए। देखिए एक वर्ड आता है प्रीकर्सर, मैं पिछली बार कराया था, याद आया? प्रीकर्सर एक वर्ड कराया था मैंने कहा था प्रीकर्सर का मतलब होगा, प्रीकर्सर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं लेकिन 90 से 95% वो चीज़ बन गई लेकिन बनते बनते बिगड़ गई, उसे हम प्रीकर्सर कहते हैं। तो आपको गौर करना है, इसमें 2 नंबर और आएंगे, एक आएगा जिम्नोस्पर्म, एक आएगा जिम्नोस्पर्म और एक हमारे पास आएगा एंजियोस्पर्म। तो ये हमारे पास प्लांट के क्लासिफिकेशंस हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमने स्टार्टिंग के 2 देखे और तीसरा हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था। आज हम जिम्नोस्पर्म देख लेंगे, अगर टाइम बचा तो एंजियोस्पर्म भी देख लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि जिम्नोस्पर्म पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि वास्ट टॉपिक है। एक है एंजियोस्पर्म। अब मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब क्या है? प्रीकर्सर का मतलब होता है एक तरीके की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। और इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा अगर आप कर पाते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा कंप्लीट कर पाते हैं तो आप उस नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिस नेक्स्ट स्टेज के लिए आपने कोई काम किया था। प्रिकर्सर का मतलब लेकिन पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट पूरी करना नहीं होता। मतलब क्या होगा कि किसी भी काम को आप करना चाह रहे हैं, वो काम आपका 100% ना होकर 95 या 98 या 99% भी हो पा रहा है, लेकिन 100% तक पहुंचते पहुंचते वो काम पूरी तरीके से खारिज हो गया। तो यहाँ जो प्रिकर्सर है वो सीड फॉर्मेशन के लिए कहा जाता है। सीड के फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर जो कहा जाता है वो सीड के फॉर्मेशन के लिए कहा जाता है। मतलब क्या होगा कि टेरिडोफाइट वो प्लांट कैटेगरी होगा जहां पर बीज बनता रह जाएगा। मतलब कि प्रीकर्सर वो हुआ कि अगले वाली टाइप ऑफ में, प्लांट किंगडम के 4th वाले टाइप में, जिसको आज आप पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पेशली वहां पर पूरी तरीके से सीड बन जाता है। यहां पर सीड बन जाएगा, यहां पर भी सीड बन जाएगा, यहां पर दोनों जगहों पर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन सीड बनने की जो यादाश्त है एक तरीके से, उसी को हम प्रीकर्सर कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गया? तो सीड बनते बनते बिगड़ गया, लेकिन सीड बनने का जो प्रोसीजर है वो टेरिडोफाइट ने दिया है। किसने दिया है? टेरिडोफाइट। तो ये क्वेश्चन आपका मेडिकल में कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा प्रीकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन या फिर प्रीकर्सर ऑफ स्पर्मेटोफाइट। यहाँ सीड के फॉर्मेशन मेथड को हम स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइट क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइट। तो स्पर्मेटोफाइट वो होंगे जो सीड का फॉर्मेशन कर सकते होंगे, स्पर्मेटोफाइट वो होंगे जो सीड का फॉर्मेशन कर सकते होंगे। तो प्रीकर्सर को आप देखें तो प्रीकर्सर किस फॉर्म में किया जा रहा है? सीड के फॉर्मेशन में, मतलब स्पर्मेटोफाइट के रूप में। लेकिन स्पर्मेटोफाइट पूरी तरीके से नहीं हो पाया, इस वजह से स्पर्मेटोफाइट कंडीशन टेरिडोफाइट्स में नहीं आ सकती। तो किस किस में आ जाएगी? एक आ जाएगी आपके जिम्नोस्पर्म में, दूसरी आ जाएगी आपकी एंजियोस्पर्म में। हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट जो लेके चलना है जिम्नोस्पर्म में वो यही लेके चलना पड़ता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट 2 हमारे पास हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट। इन दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रेजेंट नहीं होती। अब इन दोनों के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक ट्री के पास प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन टेरिडोफाइट वो बीच की आंकड़ा है या बीच का वो लिंक है जो इसको भी लेके चलेगा और इसको भी लेके चलेगा। तो एक तरीके से ये लिंक है, नीचे की तरफ जाओ तो नीचे की प्रॉपर्टी मैच कर लेता है, ऊपर की तरफ जाओ तो ऊपर की प्रॉपर्टी मैच कर लेता है, इसलिए टेरिडोफाइट को बीच में रखा गया है। इसके रखने का मुद्दा ये है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो फाइलोजेनी इफेक्ट कहा जाता है। फाइलोजेनी का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ जब एवोल्यूशन हो रहा है तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। पॉजिटिव वे का मतलब कि धीरे धीरे चीजें ग्रोथ में आनी चाहिए। जैसे हमें कहा जाता है कि हम एक होमो सैपियंस थे, देखने हम आदि मानव थे, तो लेकिन धीरे धीरे हमारा जब एवोल्यूशन हुआ तो हम ह्यूमन लगने लगे पूरे। तो वो ह्यूमन लगने का मेथड ये है कि मान लीजिए आप होमो सैपियंस थे, होते 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 आखिरी में आप ह्यूमन लगने लगे, तो उसे फाइलोजेनी इफेक्ट कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म कैटेगरी क्या रखनी है दिमाग में, तो आप याद रखिएगा प्रीकर्सर के बाद की बात को पढ़ने की कोशिश करनी है। द टॉपिक इज जिम्नोस्पर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो क्या कहना चाह रहे हैं। इसने कहा जब भी हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ें, ये आपके पास आ गया जिम्नोस्पर्म, ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म आ गया। तो जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट पॉइंट को देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला, इन ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, अब ऑल प्लांट्स का मतलब समझ लीजिएगा मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं इन सभी तरीके के क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सभी प्लांट्स में, इन ऑल प्लांट्स, एम्ब्रियो, क्या नाम बताया मैंने? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इन ऑल प्लांट्स एम्ब्रियो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शन देख लें आप क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब किसमें नहीं होगा, तो जिसमें नहीं होगा आप उसका आंसर दे देंगे। किसमें नहीं होता आप कहते हैं एल्गी में। किसमें? एल्गी में। तो आपका एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, एम्ब्रियो प्रेजेंट है सभी के सभी में। बात समझ आ गई? मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म में ये बताया गया है कि ऊपर और नीचे तुलना करते चलना है। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ही वही है। जिम्नोस्पर्म का मतलब है ऊपर के दो एल्गियो ब्रायोफाइट और नीचे के दो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट कंडीशन, इन दो में हमें डिफरेंस लेके चलना है, तो उसे जिम्नोस्पर्म कैटेगरी कहते हैं। ज्यादातर आपको जो जंप लेना है वो एंजियोस्पर्म की तरफ लेना है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एक ही कैटेगरी के आ जाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है कि कुछ चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो फ्रूट नहीं बना पाएंगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो फ्रूट बना सकती हैं। इसमें समझना पड़ेगा आपको। मैंने कहा जितने भी प्लांट्स हैं वो सब में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन किस में नहीं होता? एल्गी में नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन से इसके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का कैटेगरी में से एक आता है जिम्नोस्पर्म। दूसरी बात, इसमें वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू क्या है? इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू क्या है? प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट पर भी दो बातें आ जाएंगी। मैंने कहा ना आपको अंतर लेके चलना है। मैं आपसे कहूंगा कि वैस्कुलर टिश्यू क्या है? प्रेजेंट है। तो वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जैसे कि जाइलम, ये 9th क्लास का पॉइंट है, जाइलम और फ्लूएम। जाइलम वो है जो पानी को सप्लाई करता है प्लांट में, और फ्लूएम वो है जो फूड को सप्लाई करता है। जाइलम वो है जो पानी को सप्लाई करेगा, और फ्लूएम वो है जो फूड को सप्लाई करेगा। तो उन्हें वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। अब मेरी बात समझिए, जो प्रेजेंट इसने कहा है वो प्रेजेंट 3 जगहों पर आ जाएगा। कौन कौन सी जगहों पर आ जाएगा? जैसे मैं आपसे कह सकता हूं क्या? मैं आपसे कह सकता हूं टेरिडोफाइट। आपको समझना है कि टेरिडोफाइट में भी क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लूएम। दूसरा पॉइंट देखिए, जिम्नोस्पर्म। दूसरा कौन है? जिम्नोस्पर्म, जो आप पढ़ ही रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या होगा? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। वैस्कुलर टिश्यू क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तीसरा पॉइंट, एंजियोस्पर्म। तो सर बचे कितने? 2 बचे। 2 कौन से बचे? एक हमारे पास क्या बचा? एक हमारे पास बचा एल्गी, और दूसरा ब्रायोफाइट। तो इन 2 में क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। तो यहां इस पॉइंट को हम अलग से डाल के लिख सकते हैं। मैं कहूंगा वैस्कुलर टिश्यू, मैं कहूंगा वैस्कुलर टिश्यू क्या है? एब्सेंट है। वैस्कुलर टिश्यू क्या है? एब्सेंट है। और एब्सेंट है तो किन 2 में है? 2 चीजों में। एक हमारे पास आ गया एल्गी, एक आ गया एल्गी, और दूसरा ब्रायोफाइट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अंतर के हिसाब से देखोगे तो आपको ऊपर के 2-3 और नीचे का जो 1 है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए अब नेक्स्ट में क्या बताया गया है, और समझिए इसकी बात। इसने कहा कि 2 पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट में इसने कहा कि इसकी जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी जिम्नोस्पर्म, या कह दो बस मेन बॉडी यहां पर जो है वो स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट। अच्छा, स्पोरोफाइट जहां भी आता है तो मैं कहता हूं कि वो डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। तो सर वो स्पोरोफाइट जो है वो मेन बॉडी है, वो किस किस में है? 3 जगहों पर है। फिर लिखने में कोई आलस नहीं करना है लिखने में। एक क्या है? टेरिडोफाइट। एक क्या है? टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में भी क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। मतलब बॉडी कैसी होगी? 2n होगी। बॉडी कैसी होगी? 2n। 2n का मतलब होगा डिप्लॉइड। 2n का मतलब होगा डिप्लॉइड। आराम से बैठ के देखते रहो। डिप्लॉइड होगा। क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। टेरिडोफाइट और क्या? जिम्नोस्पर्म। और इसी के साथ साथ हमारे पास में होगा एंजियोस्पर्म। बात क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि किन्हीं 2 में स्पोरोफाइट मेन बॉडी नहीं होता है, तो ये आपको अलग से पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा? मेन बॉडी क्या है? गेमिटोफाइट है। क्या है? गेमिटोफाइट। क्या है? गेमिटोफाइट। क्या है? गेमिटोफाइट है। और गेमिटोफाइट क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। और एन जो होगा उसे हैप्लॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड।
आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब मैं 2n लिखता हूँ, जैसे मैं कहूँ ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। तो 46 को 2n में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 2n। और n कहूँगा तो कहूँगा 23, मतलब इसका हाफ हो गया। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड और इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। मेरी बात समझ में आ गया? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो जाते हैं तो मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम n रह जाते हैं तो मतलब हाफ हो जाते हैं। इतना मतलब समझ में आ गया? तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब भी समझ के चलें। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास आ जाएगा अगेन एल्गी और ब्रायोफाइट। नेक्स्ट वन इज अ ब्रायोफाइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल क्लियर है। एक बार रिपीट जरूर दूंगा मैं पूरा लिखने के बाद। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट को देखें। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि सीड फॉर्मेशन मेथड। तो यहाँ पर जो सीड फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन, मेरी बात को यहाँ आराम से समझिएगा। सीड फॉर्मेशन, देखिए जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, नो डाउट बनता है, और एंजियोस्पर्म में सीड बनता है, नो डाउट बिल्कुल बनता है, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो मैं कह दूंगा सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में होगा, हाँ होगा। सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में होता है, और इसके साथ साथ में एंजियोस्पर्म में भी होगा, एंजियोस्पर्म में भी होगा। लेकिन आप पिछली बात को न भूलें। क्यों? बिकॉज पिछली बात ने एक पॉइंट आपको अलग से बताया था। उसने कहा था कि अगर मैं कहूं कि इनके अंदर सीड बनेगा, तो सीड फॉर्मेशन के लिए पॉइंट बोला गया था। क्या बोला था मैंने? स्पर्मेटोफाइट। तो जो सीड बना सकते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट, और जो सीड नहीं बना सकते उसको बोलते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट, मतलब वो सीड नहीं बना पा रहे हैं। तो नोट में क्या है? नॉन स्पर्मेटोफाइट। मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स बड़े ही, मतलब एक समझ लीजिए कि कोर चीज पढ़ रहे हैं आप। नॉन स्पर्मेटोफाइट में आपके दो आ जाएंगे, एक क्या आ जाएगा? एल्गी, और दूसरा आ जाएगा ब्रायोफाइट। आपने गौर किया एक इसमें भी मिस है, कौन? टेरिडोफाइट, है ना? टेरिडोफाइट मिस है। तो टेरिडोफाइट के लिए आपने अलग से एक पॉइंट लिखा था जिसका नाम था प्रीकर्सर। क्या नाम था? प्रीकर्सर। तो अगर प्रीकर्सर की बात आती है, प्रीकर्सर, अगर प्रीकर्सर की बात आई तो आप लिखेंगे टेरिडोफाइट। साथ साथ में अंतर के अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें बहुत आराम से समझ रहे हैं। ये हो गया टेरिडोफाइट। यहां तो कोई डाउट है? फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं चीजें। मैंने बोला कि आप क्या पढ़ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म। आप पढ़ रहे हैं जी, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म में हमारी हेडिंग है जी आज की, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स हैं सब में एम्ब्रॉयो प्रेजेंट होता है, बस एक में नहीं होता जिसका नाम है एल्गी। एक पॉइंट तो हमारा डायरेक्टली ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, उसने कहा वेस्कुलर टिश्यू। तो जो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है, एक हमारे पास होगा जाइलम और दूसरा होगा फ्लूएम। जाइलम वो होते हैं जिसमें पानी का सप्लाई होगा, फ्लूएम वो होते हैं जिसमें फूड का सप्लाई होता है। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किस किस में प्रेजेंट होते हैं? एक होगा टेरिडोफाइट में, एक होगा जिम्नोस्पर्म में, और एक होगा एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब कहीं एब्सेंट भी होता होगा, तो ये एब्सेंट है। एब्सेंट कहाँ होगा? एल्गी में और ब्रायोफाइट में। यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल क्लियर है। मेन बॉडी की अगर बात करें तो मेन बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। लेकिन सब में थोड़ी होती है। स्पोरोफाइट क्या होती है? डिप्लॉइड। क्या होती है? डिप्लॉइड। ये 2n है। तो वो कौन कौन हो गया? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका मतलब कुछ मेन बॉडी गेमेटोफाइट भी होती होंगी। तो गेमेटोफाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। कौन कौन? एल्गी और दूसरा ब्रायोफाइट। यहां तक बात क्लियर होती जा रही है। उसके बाद मैंने कहा कि जो सीड फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन मेथड को बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। तो स्पर्मेटोफाइट में जिम्नोस्पर्म आ गया और एंजियोस्पर्म आ गया। लेकिन नोट में एक बात बोली गई है कि कौन कौन है जो स्पर्मेटोफाइट नहीं होता। तो एक एल्गी नहीं होता और एक ब्रायोफाइट नहीं होता। तो एक अलग बच गया हमारे पास टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट को प्रिकर्सर कहा गया है। किस चीज के लिए? सीड के फॉर्मेशन के लिए। मतलब उसने एक रिक्वायरमेंट बताई है कि भाई सीड ऐसे बनाया जाता है, तो उसको बोल देंगे हम टेरिडोफाइट। यहां तो कोई डाउट है? एकदम क्लियर हो गया होगा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको दो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, अलग से मैं पढ़ा कर बताऊंगा। एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन यहां पर नहीं मेंशन्ड है, आगे जाके तो आएगा, 7-8 चैप्टर के बाद आता है। देखिए जैसे मैं हेडिंग आपके सामने रखूं, एंजियोस्पर्म। तो मैंने कहा एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म। मान लीजिए आपके पास यहां कुछ है, इस जगह कुछ है, और इसके चारों तरफ में एक आउटलाइन हमने कर दी, ठीक है। और फिर हम यहां लेके चले। उसके बाद अगेन कुछ दूसरी चीज बनी और उसका भी एक आउटलाइन बनी। ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। तो मैंने कहा कि जो बीच में आपको दिख रहा है इसे मैं बोलता हूं ओव्यूल। क्या बोलता हूं?
ओव्यूल। याद रखिएगा प्लांट के अंदर ओव्यूल से बीज बनता है। किससे बीज बनता है? ओव्यूल से। तो ओव्यूल का क्या बन गया? सीड बन गया। ओव्यूल का क्या बन गया? सीड। क्लियर हो रहा है? अब ओव्यूल के चारों तरफ में कोटिंग है, इसको बोल देंगे ओवरी। क्या बोल देंगे? ओवरी। इसको बोल देंगे ओवरी। और इसके चारों तरफ जो कोटिंग है उसको बोल देंगे फ्रूट। क्या बोल देंगे? फ्रूट। इसको बोल देंगे फ्रूट। ये फ्रूट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये यहां से यहां कैसे आया? तो कहेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 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 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एंजियोस्पर्म के अंदर ओव्यूल से सीड बनता है। ओव्यूल से सीड बनता है, लेकिन ओव्यूल के बाहर एक कोटिंग होती है, उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। जैसे मैंगो है, आप मैंगो देखते हैं तो मैंगो को आप देखेंगे तो मैंगो के बीच में क्या है? सीड है, और बाहर ये सब क्या है? फ्रूट है। तो इसे तो आप फ्रूट कहते हैं और इसे आप सीड कहते हैं। तो ये सीड किससे बना होगा? ओव्यूल से। और फ्रूट किससे बना होगा? ओवरी से। ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप? एकदम क्लियर है? तो समझ में आना चाहिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर सर मैं इसी का कंपैरिजन कर दूं किसके साथ? जिम्नोस्पर्म के साथ। किसके साथ कर दूं? जिम्नोस्पर्म में, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। थोड़ा सा अंतर आ जाता है। चलिए आम बना रहने देते हैं, काम आ जाएगा खाने के। क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, मान लीजिए जिम्नोस्पर्म आ गया, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? अगेन वही चीज है, यहां पर मैं बस एक डॉट लगाऊंगा, उसके बाद दूसरा डॉट यहां डायरेक्टली लगाऊंगा। क्या मैंने इसके चारों तरफ में कोई कोटिंग करी? नहीं, मैंने इसके चारों तरफ में कोई कोटिंग की ही नहीं है। यहां से यहां पर मैं आया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, और यहां जो आपको ये हिस्सा बना दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं सीधे ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल हो गया। और ये क्या बन गया? सीड। ये क्या बन गया? सीड। क्या यहां ओवरी है? क्या यहां पर फ्रूट है? ये जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी है। जैसे कि टेरिडोफाइट में बीज बनते बनते बनना रह गया तो उसे प्रिकर्सर कह दिया, वैसे ही जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल से सीड ही बना लेकिन फ्रूट नहीं बना। आप देख रहे हैं इसे फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी का मतलब है कि कोई चीज धीरे धीरे ग्रो कर रही है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पीछे जाएं तो हर चीज का ग्रोथ पता चलता है कि कैसे कैसे उस चीज की ग्रोथ हुई है, उसे हम फाइलोजेनी इफेक्ट कहते हैं। तो मैं आपको फाइलोजेनी का असर बता रहा हूं कि उसका असर क्या है हमारे इस ग्रोथ लेवल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस पर कहा आफ्टर क्या बोलूंगा? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं बन पाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात क्लियर हो गया। तो आपको एक चीज देखनी है, ये ओव्यूल कैसा है? ये ओव्यूल नेक्ड है, इसके चारों तरफ में कुछ नहीं है, नेक्ड है। दूसरा एक्सपोज्ड, एनसीईआरटी कहती है एक्सपोज्ड, आप इसको एक्सपोज्ड भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड किसके थ्रू? नॉट कवर्ड बाय ओवरी। ये ओवरी से कवर्ड नहीं है। ठीक उसी तरीके से सीड को भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे नेक्ड। ये भी नेक्ड है। कौन? बीज। और ये क्या है? एक्सपोज्ड है। भाई बीज खुला पड़ा है, एक्सपोज्ड है। और तीसरी बात नॉट कवर्ड, ये किससे कवर्ड नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, यहां पर फ्रूट होगा तो ये फ्रूट से कवर्ड नहीं है। तो यहां एक पॉइंट लिखा जाना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है और आना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर इसका नीड है लिखने की। एक नोट डालकर लिखें और समझें बात को। एक नोट डालकर लिखकर समझा जा सकता है कि बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में स्पेशली जिम्नोस्पर्म में, इन जिम्नोस्पर्म बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहां पर हमेशा फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद हमेशा कंडीशन चाहे सीड की हो या ओव्यूल की हो, चाहे सीड की हो या ओव्यूल की हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज हर किसी पे मैच होंगी। वो नेक्ड रहेगा और वो एक्सपोज रहेगा, मतलब दिखता रहेगा, उसके चारों तरफ में कोई कवर नहीं है। तो नॉट कवर्ड बाय, या तो आप कह देंगे ओवरी, है ना, ओव्यूल है तो ओवरी, और अगर सीड है तो फ्रूट, यहां तक बात समझ में आ गई? मेरी बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आया ना समझ में? क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, एक बार देख लो इसको, 1 मिनट ले लो 10 20 50 सेकेंड, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे पता नहीं था, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा नहीं, कि फर्स्ट वाले पेन से कि ब्रेथ बढ़ा देने से इतनी सही राइटिंग आ सकती नहीं तो मैं यही राइटिंग लिख रहा था लेकिन उससे, अब इसमें क्लियर दिख रहा होगा। देखिए कितना बढ़िया राइटिंग आ रही है इससे।
साफ दिख रहा है और मोटे मोटे अक्षर आ रहे हैं। चलिए हेलो, ठीक, एक बार पढ़ लो इसको, फिर दूसरा वाला पार्ट देखना। बता दो ना कब चेंज करना है। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी अभी आपको दूंगा मैं पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी कम बोलती है इससे, आप थोड़ा +1 पढ़ रहे हैं। चेंज कर दूं? चेंज कर देते। इसको देखो, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन एक बार देखो ज़रूर इसको। आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चन तभी लग पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। बढ़ू क्या? डन, एकदम बैठ गया दिमाग में। अब मेरी बात को थोड़ा अलग लेवल पे भी समझे। देखिए अभी तक आपने जितने भी पढ़े थे, चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्रोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, अब जिम्नोस्पर्म की बात आ गई, तो मैं बार बार 2 वर्ड्स का यूज़ करते आया हूँ। क्या 2 वर्ड्स यूज़ करे हैं? मैंने 2 वर्ड्स जरूर यूज़ किए हैं, मैं यहाँ पर लूँगा इस बात को। मैंने कहा था मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें आता है बार बार। एक मैंने कहा कि मेल सेक्स ऑर्गन और एक होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं आर्कीगोनिया या आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन चढ़ जाता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन चढ़ जाता है। किस में? जिम्नोस्पर्म में। देखिए समझिए, इसके पॉइंट समझते चले आप। तो मैं कहूँगा कि जिम्नोस्पर्म में स्पेशली मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन मीन्स एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मीन्स एंथ्रीडियम, मीन्स एंथ्रीडियम, एंथ्री और डियम क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। मतलब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा क्या? हाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें होता है। इसी के आधार पर इसकी क्वालिटी में चेंज आ जाता है, इसी के आधार पर इसकी क्वालिटी में चेंज आएगा। देखिएगा कैसे। तो मैंने कहा कि मेल सेक्स ऑर्गन तो इसमें एब्सेंट है, लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और उसका नाम क्या है? आर्कीगोनिया या आर्कीगोनियम, है ना? क्या बोलेंगे? आर्कीगोनिया या गोनियम, आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, ठीक है। ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में, कि जिम्नोस्पर्म में आपको सीड तो देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। ये हम पढ़ के आए हैं अभी। तो ये इसके अलग से पॉइंट्स हो गए, जो बिल्कुल वास्ट पॉइंट है, ये काम आएगा आपको। उसके बाद वो इस कॉलिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर हम जिम्नोस्पर्म को देखें तो जिम्नोस्पर्म के जो ट्रीज हैं, जिम्नोस्पर्म के जो ट्रीज हैं वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं लेंथ के आधार पर। या तो बहुत लंबे होंगे, या वो मीडियम साइज के होंगे, या बिल्कुल छोटे होंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ बड़ा बिल्कुल छोटा, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल छोटा और बिल्कुल लंबाई में और बिल्कुल अलग तरीके से। तो 3 कैटेगरी से इसको बांटा गया है। जैसे मैं कहूँ जिम्नोस्पर्म, मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें आप कहेंगे इनके जो ट्री हैं, उनके जो ट्री हैं उनका क्लासिफिकेशन है। उनका क्या है?
क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन लेंथ के आधार पर किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंथ। तो लेंथ के आधार पर देखें तो 3 तरीके की हो जाएगा। एक क्या होगा? टॉल। एक कैसे होते हैं? ये टॉल होते हैं। दूसरा होगा मीडियम साइज में, मीडियम साइज, कुछ होंगे जो मीडियम साइज के होंगे। और तीसरे को हम सीधे बोल देते हैं श्रब होते हैं। क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। श्रब्स का मतलब है तो झाड़ी झंकाड़ी जिसको बोलते हैं उसको श्रब्स कहा जाता है, ठीक है। तो एक हमारे पास टॉल है, एक हमारे पास श्रब्स है, और तीसरा हमारे पास मीडियम साइज। तो मैंने कहीं छोटा नहीं बोला इसमें, तो इसमें ऐसा होता ही नहीं, तो फिर बोलूंगा कहाँ से? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टॉल के अंदर आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, इंसाइटिव लिखा पाइनस। क्या है? पाइनस। और अगर बात करेंगे मीडियम साइज की तो उसको बोलते हैं साइकस। क्या बोल देंगे? साइकस। और अगर बात करेंगे श्रब्स की तो इसे बोलते हैं इफेड्रा। क्या बोलते हैं? इफेड्रा। क्या बोल देंगे? इफेड्रा। समझ में आ गया? ये इसकी लेंथ के आधार पर है। किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू लेंथ। यहां लिख सकते हैं अलग से, अकॉर्डिंग टू लेंथ। इनको लेंथ के आधार पर बांटा गया है। अब इसमें लेंथ के आधार पर आपने बांट तो दिया, लेकिन एक नई चीज खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है कि टॉलेस्ट ट्री भी होना चाहिए कोई। जब आपने टॉल की बात करी है तो कोई टॉलेस्ट ट्री भी होगा। तो फिर आपको एग्जांपल पूछ रहा है, इसमें बोलते हैं कि रेड वुड ट्री। इसको बोलते हैं रेड वुड ट्री, मतलब लकड़ी जो है लाल कलर की होगी और लेंथ बहुत ज्यादा होती है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक बिल्डिंग देखा, बिल्डिंग से भी ऊंचा 300 फीट, 400 फीट, 100 फीट तक का होता है। आप देखें जो बिल्डिंग होती है उन बिल्डिंग से भी ऊंचा चला जाएगा, यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये देखिएगा टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो ट्री है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं? रेडवुड ट्री। रेडवुड और ट्री, रेडवुड ट्री। अब ये रेडवुड ट्री को और भी नाम कहा गया है। एक नाम सुना होगा आपने, मूवी में आता है सिकवा। सिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, किसी से वाला करके, जो यहाँ सिकवा पढ़ा जाता है लेकिन सिकवा लिखा नहीं जाता। इसे बोलते हैं सीकू ओया। क्या बोलते हैं? अगर लिखना सही है तो सीकू ओया बोलना सीखिए। सिकवा गया एक साइड, सिकवा क्या है? SEQ, सिक्यू ओया, ये इसकी स्पेलिंग है, SEQUOIA, ओया। तो इसे सिकवा पढ़ा जाता है। हमारे नॉर्मली सिकवा पढ़ते हैं लेकिन इसका नाम क्या है? सीकू ओया। तो सीकू ओया करके पढ़ेंगे तो आपको सही आ जाएगा। सिकवा इसका नाम होता है रेडवुड ट्री का। इसकी लेंथ 300 फीट तक की हो सकती है। बहुत ज्यादा लेंथ हो गया सर। एक बात हो गया, अब आगे पढ़ें। ये लेंथ के आधार पर इसकी साइज हो गई। अब और पॉइंट देखें, आप जिम्नोस्पर्म को देखोगे तो जिम्नोस्पर्म को आप 3 चीजों के आधार पर उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। 3 चीजों के आधार पर, जैसे मैं कहूं रूट, मैं कहूं स्टेम और मैं कहूं लीफ। इन 3 चीजों के आधार पर, ये मैं पकड़ने की चीज बता रहा हूं, नहीं तो रूट को अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टेम को अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं और लीफ को अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि रूट, स्टेम, लीफ एक हेडिंग डाल देंगे, उसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन देंगे। तो मेरे दिमाग में ये तीनों चीजें एक साथ में रहनी चाहिए, तो तभी आपको याद हो पाएगा। जैसे देख लीजिए, मैं आपको लूँ जिम्नोस्पर्म। मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो मैंने फर्स्ट लिया, तो मैंने फर्स्ट लूंगा क्या? रूट। क्या लूंगा? रूट। तो मेरे पास हेडिंग आ गई पहली, रूट। अब इसकी रूट पे बड़ा खेल है जी। कैसे खेल है? मैं कहूंगा, जैसे मैं कह दूं कि जिम्नोस्पर्म की जो रूट है, मैं कह दूं आपसे, जो जिम्नोस्पर्म की जो रूट है उनको हम टैप रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट। टैप और रूट, इनको टैप रूट कहा जाता है। सर ये टैप रूट क्या होती है? टैप रूट क्या होती है? इसको ऐसे पढ़ें, सीड से निकलता रेडिकल। क्या निकलता है? रेडिकल। और उस रेडिकल को ही टैप रूट कहा जाता है। अब ये मान लीजिए बीज है। क्या है? बीज है। इस बीज के ऊपर जो निकलेगा प्ल्यूमुल होगा, नीचे जो निकलेगा वो रेडिकल होगा। इसे हम बोलते हैं रेडिकल, और यही रेडिकल रूट बना देता है, और इसे बोलते हैं हम प्ल्यूमुल, और यही आपका स्टेम बना देता है। मेरी बात में आ गया? ऊपर की साइड ग्रीन वाला पार्ट निकलता है ना, जब आप बीज को कभी देखें जर्मिनेट होते हुए, तो ऊपर की साइड में ग्रीन पार्ट निकलता है और नीचे उसकी जड़ निकल जाती है व्हाइट कलर की। तो नीचे को बोलते हैं रेडिकल, ऊपर वाले बोलते हैं प्ल्यूमुल। इसे बोलते हैं प्ल्यूमुल, और इसे बोल देंगे रेडिकल। क्या बोल देंगे? रेडिकल। तो रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। और इससे क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक।
तो हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म की जो रूट है वो टैप रूट है। टैप रूट वो होती है जो सीड की रेडिकल से बनती है, सीड की रेडिकल से, मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो सीड की रेडिकल से बनने वाले को हम टैप रूट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसने एक बात बोली आपसे, उसने कहा मुझे कुछ अलग से समझाओ। मैंने कहा सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझा देते हैं तुमको। सिम्बायोटिक, बुक में लिखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कोरिलेशन करना पड़ता है, तब जाकर कोई नई तीसरी चीज बनकर तैयार होती है। कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के साथ कोरिलेशन करेगी, चाहे वो खाने का करे, चाहे वो पीने का करे, चाहे वो सांस लेने का करे, चाहे वो नाइट्रोजन का करे, चाहे ऑक्सीजन का, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरी चीज बनेगी ही बनेगी। उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि फंगस में आपने दो चीज पढ़ी थी, एक का नाम है लाइकेन और दूसरे का नाम है माइकोरिजा, जिसे माइकोरहिजिया बोलते हैं। मैं अलग तरीके से बोलता हूँ क्योंकि स्पेलिंग गलत नहीं होती, माइकोरहिजा बोलते हैं, वैसे लोग बोलते हैं माइकोरिजा, होना चाहिए माइकोरहिजा। चलिए देखिए कैसे, मैं समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि पाइनस, क्या ले लेंगे, पाइनस। तो पीछे आया था एग्जाम्पल, ये पाइनस था, ठीक है। तो देख लेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो शो कर रहा है वो पाइनस शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है, पाइनस। कैसे शो कर रहा है, एक्चुअल में होता क्या है, कि मान लीजिए ये पाइनस है और ये पाइनस का स्टेम है। पाइनस का क्या है, स्टेम है। स्टेम किससे बनता है, प्ल्यूमूल से, और नीचे उसकी रूट है, ठीक। आपके पास मैं दो रूट बना कर दूं, आप मुझे बताइएगा कौन सी वेल डेवलप है, कौन सी वेल डेवलप नहीं है। तो ये पता ही चल गया होगा, ये वाली वेल डेवलप है और ये वेल डेवलप नहीं है। तो ये वाली वेल डेवलप नहीं है और ये वेल डेवलप है। देखकर पता चल रहा हो क्यों है, क्योंकि इसमें रूट तो है, रूट के साथ रूट हेयर्स भी है, इसमें रूट हेयर्स एब्सेंट है, इसमें रूट हेयर एब्सेंट है। ये बात ही पाइनस में होती है। पाइनस में क्या होता है कि रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, अब मेरी बात समझिएगा, इसमें क्या है, होता क्या है जी, ये पाइनस है, कौन है, पाइनस। और पाइनस कौन होता है, टॉल होता है ना, टॉल ट्री। कैसा ट्री, टॉल ट्री। बताऊंगा इसमें और भी चीजें हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, रूट हो गई, ये इसकी रूट हो गई। तो मुझे पता चल रहा है कि इसकी रूट वेल डेवलप नहीं है, पाइनस की रूट वेल डेवलप नहीं है। तो मैं लिख दूंगा पाइनस की जो रूट है वो क्या है, नॉट वेल डेवलप, ये वेल डेवलप नहीं है। अच्छा, वेल डेवलप नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, इसमें रूट हेयर्स एब्सेंट है इसमें। अच्छा, रूट हेयर एब्सेंट है तो क्या हो गया, मतलब देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें रूट तो है, लेकिन रूट हेयर्स नहीं है। क्या नहीं है, रूट हेयर्स ये नहीं है। अच्छा, रूट तो है, रूट हेयर्स नहीं है। रूट हेयर्स ना होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर पाइनस को, होता क्या है कि ऐसा करने से इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। इसका सरफेस एरिया घट जाएगा। ये कुछ ऐसे है कि मैं अपनी फिंगर लूं और ऐसे टच कर दूं, तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो इतना एरिया कवर कर रही हैं, और मेरी फिंगर ना हो, ऐसा हो तो बस इतना एरिया कवर हो रहा है। तो फिंगर के होने से एरिया कवर हो रहा है कि नहीं। उसी तरीके से रूट हो कोई बात नहीं, लेकिन रूट के साथ रूट हेयर्स होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब यहां पर रूट हेयर नहीं है तो सरफेस एरिया घट जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जिसका सरफेस एरिया घट जाता है तो रूट का फंक्शन भी घट जाएगा। रूट का फंक्शन होगा कि वो एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करती है, एब्जॉर्प्शन। ये करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज का, पानी और मिनरल्स। इन दो चीजों का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स के थ्रू बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। रूट हेयर्स नहीं है इसलिए आसपास का एरिया घट जाएगा, तो इसके फंक्शन की भी कैपेसिटी घट जाएगी। तो सरफेस एरिया भी घट गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स ये भी घट गया। तो इसकी जगह पर हमें कुछ तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये पूरी तरीके से ग्रोथ ही नहीं कर सकता। होता क्या है, पाइनस के साथ आकर कोई मिल जाता है जिसका नाम है फंगस, जिसका नाम है फंगी, और उस फंगी को बोलते हैं माइसीलियम। कुछ याद आया क्या, माइसीलियम है ना। अभी माइसीलियम कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज। कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज। याद करो, फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज होती है असप्टेट मतलब एक सीधा सा धागा होगा और उसमें कहीं भी सेल वॉल या सेप्टा नहीं होंगे। तो यहां पर यही होगा, एक पर्टिकुलर
माइसीलियम फंगी आकर यहां चारों तरफ में इस तरीके से इसका एरिया बढ़ा देगी, इसका एरिया बढ़ा देगी। अब देखिए इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया, तो ये हमने कौन लेकर आ गए, हम लेकर आ गए फंगस। क्या लेकर आ गए, फंगस। तो फंगी आ गई मतलब माइसीलियम है, मतलब माइसीलियम है। और कौन सी माइसीलियम है, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। इसलिए मैं कहता हूं पुरानी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। फाइकोमाइसिटीज फंगी आ गई, कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, 4 तरीके की फंगस थी। तो हमारे पास माइसीलियम आ गई। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं, हाँ सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज किसका, पानी का और मिनरल्स का, पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ किसके लिए, पाइनस के लिए। तो पाइनस को माइसीलियम फंगस ने आकर एक तरीके से जीवन दान का 50% परसेंटेज दे दिया, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रोथ कर गई। इसी एसोसिएशन को, यही एक एसोसिएशन है, देखिए इन दोनों में क्या हो गया, किसके साथ, रूट हेयर सॉइल्स के साथ, दोनों के साथ क्या हो गया, एसोसिएशन। यहां और यहां क्या हो गया, एसोसिएशन, एसोसिएशन। इस एसोसिएशन को ही कहा जाता है माइकोरहिजा। क्या बोलते हैं, माइकोरहिजा, माइकोरहिजा। आप याद कीजिए मैंने 2 पॉइंट लिखाए थे, लाइकेन और माइकोरहिजा, लाइकेन और माइकोरहिजा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है माइकोरहिजा किसके साथ गया है, पाइनस के साथ। तो पाइनस की रूट वेल डेवलप नहीं होती, रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह फंगस, माइसीलियम, फाइकोमाइसिटीज, एसेप्टेट आती है, जिसकी वजह से जो काम नहीं हो सकते वो काम हो जाते हैं। ऐसे एसोसिएशन को माइकोरहिजा एसोसिएशन कहते हैं, और यही होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो किस में देखने को मिलता है, पाइनस में देखने को मिलता है। क्या ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा एसोसिएशन, ये किस बेस पर बताया मैंने, रूट के बेस पे बताया। किसके बेस पे, रूट के बेस पे। अब आपको 2 चीज बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करनी है। देखिए समझ लीजिए, यहां 2 तरीके की रूट जरूर पढ़ लें आप, यहां 2 तरीके की रूट बहुत अच्छे से समझें। ये ग्राउंड लेवल है और ये स्टेम है। अब ये रूट नीचे जा रही है कि ऊपर, नीचे जा रही है, और अगर कोई रूट ऐसे जा रही है तो ऊपर जा रही है, और ये रूट नीचे जा रही है। जो रूट नीचे की तरफ जाएगी, जो रूट नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, उसे हम बोलते हैं क्या, नीचे की तरफ जा रही है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक उसे बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ट्रॉफिक का मतलब ग्रोथ, और पॉजिटिव मतलब की तरफ। तो यहाँ भूमि की तरफ, अर्थ की तरफ रूट की ग्रोथ हो रही है, इसलिए हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिक ग्रोथ कहेंगे। आगे समझ में, ये किस में होता है, ये पाइनस में होता है। किस में होता है, पाइनस में। और देखिए यहाँ जो रूट है इस जगह से बन गई, तो क्या ये जमीन के नीचे गई है, सरफेस पे, ये सरफेस पे गई, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रूट ऊपर की तरफ गई है, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव की जगह निगेटिव। क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रॉफिक, निगेटिव जियोट्रॉफिक। तो ऐसी रूट को क्या बोलते हैं, निगेटिव जियोट्रॉफिक रूट। क्या बोलते हैं, निगेटिव जियोट्रॉफिक रूट, और इसको बोल देंगे पॉजिटिव जियोट्रॉफिक रूट। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल होता है साइकस। क्या होता है, साइकस, और इसका पाइनस। तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट, क्या हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट कि पाइनस की रूट कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है जी, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक रूट है, मतलब जमीन की तरफ जा रही है, तो इसे हम कैसी रूट बोल देंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक रूट कह देंगे। आगे समझे, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन समझिए, इसी पर है, रूट के बेस पर। देखिए जैसे मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, जैसे मैं कह दूं अगेन जिम्नोस्पर्म पर आ जाए, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मैंने कहा जिम्नोस्पर्म, और यहां की जो मेरे पास रूट है उसकी क्वालिटी दूसरे वाली आई है, तो मैं कहूंगा कुछ ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म जिनकी रूट नेगेटिव जियोट्रॉफिक, नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट होती है। तो हमने पूछा कि इस रूट का एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने कहा साइकस, मैंने कहा साइकस। तो साइकस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब साइकस भी अपनी, जैसे पाइनस ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करा, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर देता है।
क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन पहले वाले से अंतर में है, लेकिन जब तक रूट की कैटेगरी नहीं पता होगा तो क्या ही एसोसिएशन करेंगे। तो रूट की कैटेगरी पता होनी चाहिए विद एन एग्जांपल आपके सामने आ गए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका दिखा रहे हैं? साइकस का। किसका? साइकस का। अब साइकस की रूट आपने कैसी बताई? नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट। कैसी बताई? नेगेटिव जियोट्रॉफिक और रूट। तो जो नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट होती है इसमें एसोसिएशन किसका हो जाता है? इसमें एसोसिएशन होता है किसका? BGA का। किसका? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल दिए थे आपको, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, है ना, याद आ गया? ये सब हमारे पास आ गया था। या स्प्रुलिना, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे। तो इसमें आ जाएगा आपके पास एनाबीना। क्या आ जाएगा? एनाबीना, एनाबीना। और याद कीजिए एनाबीना का एक ही काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होगा कि जो साइकस की रूट है, साइकस की कैसी रूट होगी? ऐसी वाली। साइकस की ऐसी रूट होगी, देखिए यहां बना देते हैं। ये स्टेम हो गया और इसकी रूट होगी। इसकी रूट काफी फैली हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आ जाएगी BGA, और BGA में कौन आ जाएगा? एनाबीना। और एनाबीना क्या करता है? N2 फिक्सेशन करने से नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ा दी जाती है किसमें? सॉइल में। और ये फर्टिलिटी को बढ़ाती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। इसी के लिए साइकस का यूज किया जाता है। तो दो तरीके की रूट है, दो तरीके के काम है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। यहां तक बात समझ में आ गया? बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक, बढ़ो आगे। चलिए, तो यहां हमने रूट पकड़ ली। क्या पकड़ ली? रूट। तो हमारा एक पॉइंट हो पाया, ये रूट खत्म कर दिया जी। अब रूट के बाद कौन आ जाएगा? स्टेम। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। देखिए जरा, यहीं खत्म कर देते हैं। स्टेम को देखिएगा, देखिए स्टेम में क्या कह रहा है। स्टेम में कह रहा है, आसान है, बहुत आसान है, नाम ही लिखने कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की अगर आप स्टेम देखेंगे तो दो तरीके की होती है। एक होती है ब्रांच्ड, एक होती है ब्रांच्ड, और एक होती है अनब्रांच्ड। तो अगर आप पाइनस का ट्री देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल पाइनस। क्या आ जाएगा? पाइनस। और इसमें आ जाएगा साइकस। तो इसका ट्री कैसा होता है? ऐसा होता है। ये इसकी ब्रांच है, ये इसकी ब्रांच होगी, ये इसकी बड़ी बड़ी ब्रांच होगी। बड़ा है, खूब बड़ा सा ट्री है, ठीक है। इसकी क्या हो गई? ब्रांच। तो देख रहे स्टेम ये रहा और इसकी ब्रांच निकल रही है, इसकी ब्रांच निकल रही है। आपको अगर एनसीईआरटी है तो खोल के बैठे तो दिख जाएगा एग्जांपल, उसमें बना हुआ है, आप देख लें, खोल के देख लें। साइकस में क्या है? साइकस में कुछ ऐसा एग्जांपल है, ये ऐसे बना होता है साइकस, प्लांट किंगडम वाले में होगा। तो इसमें स्टेम क्या है? एक ही तो स्टेम है, क्या इसमें ब्रांच है? सीधा स्टेम बना हुआ है, और इसके में क्या है? ब्रांच है। तो आपको याद रखना है कि कुछ तो ब्रांच्ड होते हैं और कुछ अनब्रांच्ड होते हैं। जो ब्रांच होते हैं वो पाइनस है, और जो अनब्रांच्ड है वो साइकस है। अनब्रांच क्या है? साइकस है। बस में आ गया। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट है आपके पास किसकी? लीफ की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लीफ आपको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, कहाँ? मॉर्फोलॉजी में, बट आपको जितना यहाँ पढ़ना उतना तो पढ़ना है। देखिए क्या, मैं लेके चल रहा हूँ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर आप लीफ देखेंगे, पहली बात तो ये है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो मोस्ट कैसे है? मोस्ट अडेप्टेड है। क्या है? अडेप्टेड। मोस्ट क्या है? अडेप्टेड है, या अडेप्टेशन रखते हैं। अडेप्टेशन का मतलब है किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने में सबसे तेज माहिर होते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा, जिसमें फ्लावर और जिसमें फ्रूट्स नहीं होता वो जिम्नोस्पर्म होता है। तो इनकी क्वालिटी है, ये कुछ कंडीशंस में, कुछ जो बड़ी डेंजरस कंडीशन है, सुनने में तो आसान लगता है, जैसे कि आंधी चलना, हवा बहुत तेज चलेगी तो गिरता नहीं है, सफ़र कर गया, तो इससे तो इसकी लाइफ बढ़ गई। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा क्या? टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। दो। तीसरा एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा ह्यूमिडिटी। क्या आ जाएगा? ह्यूमिडिटी। जैसे आजकल ह्यूमिडिटी चल रही है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सकता है। ये इसकी अडेप्टेशन है। इतना भयानक भयावह जो कंडीशन है, टेम्परेचर ज़्यादा होना, हवा तेज चलना, वाइंड मतलब तूफान आना, और ह्यूमिडिटी जिसमें कि लोगों को सांस भी नहीं आती। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि ऑक्सीजन का रेट घट जाना और पानी का रेट बढ़ जाना, किसमें, एयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूँ? ज़मीन पर जब बारिश पड़ती है गर्मी के तुरंत बाद, गर्मी के तुरंत बाद मतलब कि समर सीजन के बाद तुरंत जो रेनी सीजन आता है, तो जितना भी ज़मीन सूखी होगी वो सारी की सारी ज़मीन पर जैसे ही पानी आकर गिरेगा तो ये पानी गर्म ज़मीन होने की वजह से एवोपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवोपरेट। और एक बार की बारिश इस ज़मीन को नीचे तक गीला नहीं कर पाती, तो ज़मीन क्या करती है, इसको बार बार धुएं के रूप में, जैसे तवा होता है ना, तवा, उस पर कुछ डालें गर्म, और अगर बहुत गर्म है तो एकदम से भाप बन के पानी उड़ा देगा। ये कुछ वैसी कंडीशन है। तो एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, जो एयर है उस एयर में पानी की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, और एयर में ऑक्सीजन होता है, N2 होता है, और CO2, मेनली तो ये होते हैं, बाकी होने को और भी है। जैसे इसको कहूँ कि 21% है, इसको कहूँ कि 78%, और इसको कहूँ कि 0.034% है। बाकी की जो 1% है वो अदर्स हैं, जिसमें आर्गन भी आ जाती है। ठीक है, वो चलिए अलग बात हो गया, वो ज्योग्राफी में चला गया। तो ये हमारे पास एक परसेंटेज है। अब इसमें पानी की परसेंटेज बढ़ गई है, तो जब आप सांस लेंगे तो इसके साथ पानी भी जाएगा आपकी बॉडी में, तो ऐसे में आपको बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए ह्यूमिडिटी में रहना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ ना तो गर्मी पड़ती सही से ना सर्दी पड़ती है। वहाँ ज़्यादातर क्या कंडीशन रहती है, बारिश वाला मौसम रहेगा। बारिश मतलब वहाँ पर प्रॉपर गर्मी नहीं, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्यों है? बिल्कुल पास में क्या है उसके, समुद्र। भाई देखिए ना, आपका जो इंडिया है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, इंडिया कुछ ऐसा है, ये रहा। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह ये यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। यहाँ क्या है, महाराष्ट्र। देखो यहाँ नीचे नीचे पानी है, बस है ही क्या, बे ऑफ बंगाल और ओशियन है। आप इस जगह पर रहते हैं तो यहाँ तो सीधे एकदम सनलाइट लगती है, तो यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और पानी कम है। ठीक है, अरे हटाओ भाई, चलिए ठीक है। तो हमने समझ लिया ये कि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, मोस्टली अडेप्टेड होते हैं, जो कि हवा तेज, पानी और ह्यूमिडिटी तेज और टेम्परेचर तेज में भी बर्दाश्त अपने आप को कर सकते हैं। तो इसको उसने कहा कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझाते, तो हमने कहा देखिए एक काम करें, आप जिम्नोस्पर्म की लीफ ले लें, आपको समझ में आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म की जो लीफ है वो बहुत तेज है। कैसे तेज है? स्ट्रक्चर से। किससे? स्ट्रक्चर से। इन्होंने, अब आप पॉइंट्स पढ़ेंगे, इन्होंने जो अपनी स्ट्रक्चर है वो निडल शेप कर रखी है। कैसी? निडल शेप। आप सोच के देखिए, एक पत्ती तो ऐसी है और एक पत्ती ऐसी है और एक पत्ती ऐसी है, तो किस पत्ती से पानी ज्यादा बाहर निकलेगा? इससे, और इससे सबसे कम निकलेगा, क्योंकि पत्ती का सरफेस जितना बड़ा होगा तो धूप लगने पर उसके अंदर से पानी उतना बाहर ज्यादा निकलेगा, मतलब ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा निकल जाता है पत्ती से, और यहाँ पर पानी एज कम्पेयर टू थोड़ा कम निकलता है। यहाँ तो पानी बिल्कुल ना के बराबर निकलता है। तो अपनी बॉडी से पानी को बचाने के लिए इसने अपनी पत्ती की स्ट्रक्चर निडल शेप में कर दी है। किस शेप में कर दी है? निडल शेप में। तो जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी है इसकी लीव्स की कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है? निडल शेप का है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपीरेशन क्या कर देती है? कम कर देती है। मतलब पानी को बाहर निकालना परसेंटेज क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी। तो अपनी बॉडी में क्या बचा लेगी? पानी। सीधी सी बात है, अपनी बॉडी में पानी बचा लेगी। एक पॉइंट ही हो गया लीफ का। दूसरा, इसकी लीफ को अगर आप देखें, तो इसकी लीफ स्ट्रक्चर के साथ साथ और भी काम है। इसमें क्यूटिकल है, इसके सरफेस इसकी लीफ के सरफेस पर वैक्स कोटिंग रहती है। क्या रहती है? वैक्स कवर्ड रहता है। ऐसे लिख दो, वैक्स से कवर्ड रहता है। और वैक्स से कवर्ड जो चीज़ हो जाती है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। वाटर के लिए क्या हो जाता है? इम्परमिएबल। मतलब कि देखिए, अगर मान लीजिए ये लीफ है और इस लीफ के ऊपर एक वैक्स जैसा कवर्ड है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और इसके अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा। तो इस वैक्स वाले कंडीशन को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। दो बात समझ में आ गई? क्यूटिकल कैसा? इसने क्या बोला? क्यूटिकल। तो दो पॉइंट इसके इतने इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रक्चर इसका निडल फॉर्म में हो जाना, और दूसरा क्यूटिकल इसके सरफेस पे आ जाना। ये इसके
पॉइंट में आ जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक आप लोगों ने देखा कि जो लीफ है, लीफ के आधार पर ये इस तरीके से काम करती हैं। दूसरा एक और भी है, देखिए यहां पर आपको मैं 2 पॉइंट्स पढ़ा दूं जो बड़े ज़रूरी है कि इसमें लीफ में जिम्नोस्पर्म की लीफ की क्वालिटी देखिए, आपको अजीब लगेगा उस देखकर। जिम्नोस्पर्म की जो लीफ है वो 2 तरीके की होती है। 2 तरीके की कैसे? एक होगी सिंपल, एक होगी सिंपल लीफ और एक होगी कंपाउंड, एक होगी कंपाउंड, एक होगी सिंपल लीफ और एक होगी कंपाउंड लीफ। देखिए कंपाउंड लीफ के और भी नाम है, एक होगी सिंपल लीफ, एक कंपाउंड। कंपाउंड को पिनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिनेट लीफ। क्या बोलते हैं? इस पिनेट लीफ के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एग्जाम्पल वैसे तो साइकस है। क्या है? साइकस। ये जरूर याद रखिएगा, साइकस एग्जाम्पल है। इसमें आपको नॉर्मली आ जाएगा पाइनस। तो इसमें एक वर्ड और लिया गया है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस ये डायरेक्टली नीट में पूछेगी लाइन है, डायरेक्ट पूछी गई थी। परसिस्टेंस फॉर फ्यू ईयर्स मतलब समझ में आया? परसिस्टेंस का मतलब है कि बचा के रखना। परसिस्टेंस ऑफ फ्यू ईयर्स का मतलब है कि आप किसी चीज को सालों तक बचा के रख रहे हैं। परसिस्टेंस ऑफ फ्यू ईयर्स मतलब किसी चीज को आप सालों तक बचा के रख रहे हैं। तो यहां 2 से 3 साल आ जाते हैं। कितने? 2 से 3 साल। तो ये क्या कहती है कि कंपाउंड लीफ जब बनती है जिम्नोस्पर्म में, कंपाउंड लीफ जब बनती है जिम्नोस्पर्म में, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि एक हेडिंग जिसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ फ्यू ईयर्स, मतलब 2 से 3 साल तक कंपाउंड लीफ बना के रखेगी। एग्जांपल क्या हो गया? साइकस। अब मेरी बात समझ में आ गई? हाँ मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से अलग चल रहा है टॉपिक, ये टॉपिक अलग चल रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। अब मैं जैसे आपको समझाऊं सिंपल और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइकस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लीजिए, हाँ ऐसे देख लीजिए। देखिए यहाँ मैं आपसे कहूँ सिंपल लीफ, क्या कहूँ? सिंपल और लीफ, सिंपल लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मानिए एक लीफ है, बहुत इजी तरीके से समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? एक लीफ है। ये क्या है? एक लीफ है। तो इसको मैंने कौन सी लीफ कहा है? सिंपल लीफ कह रहा हूं। कैसी लीफ कह रहा हूं? सिंपल लीफ। मेरी बात समझो, मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म की लीफ 2 तरीके की हो सकती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड को क्या बोला मैंने? पिनेट। पिनेट भी कह दो या कंपाउंड कह दो, और आपके पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? परसिस्टेंस फॉर द फ्यू ईयर्स, मतलब कि 2 से 3 साल तक अपने आप को सर्वाइव करा सकती है। कौन? कंपाउंड या पिनेट लीफ, जो कि कंपाउंड फॉर्म में होती है। देखिए मत समझिए, इतना जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, पत्ती के नीचे जो डंडी दिखती है उसे बोलते हैं पैटीओल। क्या बोलते हैं? पैटीओल। पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिए, आगे भी काम आने वाला है। इसे क्या बोलते हैं? पैटीओल। बीच में लाइन जा रही है, ये जो बीच में लाइन जा रही है इसे बोलते हैं आप मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। क्या बोल देंगे? मिड रिब। और जो बाकी का पोर्शन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, इधर हो चाहे इधर हो, उसे आप बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। इसमें कोई डाउट है क्या? क्या डाउट है? इजी है कि नहीं? समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? नीचे वाले हिस्से को बोल दूंगा पैटीओल, और बीच में जो उसकी वेन गई है उसको बोलते हैं मिड रिब, और बाकी जो बचा उसको क्या बोल दिया? लेमिना। ये क्या है? सिंपल या सिंगल लीफ। सिंपल या सिंगल लीफ। अगर मैं आपसे कह दूं कंपाउंड, अगर मैं आपसे कह दूं कंपाउंड, कंपाउंड, या तो कंपाउंड कह दूं या क्या कह दूं? पिनेट। क्या कह दूं? पिनेट लीफ। पिनेट लीफ। अब समझेंगे आप थोड़ा तरीके से। देखिए यहां पर क्या होगा, आपको ना समझनी है चीजें, याद नहीं करनी। देखो देखो मेरी बात समझो, इसमें आपको ये डंडी दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है। अगर मैं इससे एक एक पत्ती बना दूं, अगर मैं इस छोटी छोटी वाली वेन से एक एक लीफ बना दूं, तो इन लीफ को बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं? लीफलेट। क्या बोलते हैं? लीफलेट। और पूरा पोर्शन क्या है? लेमिना। पूरा पोर्शन क्या है? लेमिना। तो ध्यान रखनी है बात कि लेमिना आफ्टर
डिवीजन, आफ्टर डिवीजन कन्वर्ट या फॉर्मेशन, है ना, कन्वर्ट या फॉर्मेशन ऑफ मैनी लीफलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी में। अभी यहाँ तो बस एक पॉइंट लिया है मैंने, ये मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ आता नहीं है, नीट लेवल पर बात चल रही है आपकी। क्या बोल रहा हूँ, एक पत्ती की जो वेन्स निकल रही हैं, एक पत्ती की जो वेन्स निकल रही हैं, वो सारी वेन्स नई पत्तियां बना सकती हैं। इसमें यही हुआ है, समझ में आया? मतलब ये एक ही पत्ती है, ये पूरी एक ही पत्ती है, इससे ये बन गई, इससे ये बन गई, इस वाले से ये बन गई, इस वाले से ये बन गई, और ऊपर वाले से ये बन गई। और ये जो पॉइंट लाइंस हैं वो उसकी आगे आगे निकल गई, बीच वाली लाइन जैसी थी वो वैसी है, और नीचे पेटियोल। अब मैं इसके अगर नाम लिखूं, अगर मैं इसके अब नाम लिखूं तो मेरे सामने नाम कैसे आने चाहिए? इतना हिस्सा क्या है? पेटियोल। और बीच वाली लाइन क्या है? मिडरिब। क्या है? मिडरिब। जिसको ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। बाकी सब क्या है? लीफलेट। ये तो लीफलेट हुए, ये तो लीफलेट हुए। क्या इसमें लेमिना है? नहीं, इसमें लेमिना नहीं है। लेमिना तो टूट गया, और टूट कर किस में कन्वर्ट हो गया? लीफलेट में। किस में? लीफलेट में। यही तो समझना था, और यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत एक लेमिना बहुत सारे लीफलेट्स में कन्वर्जन ले लेता है। ये बात में आ गया। दिस इज अ सिंपल और द सिंगल लीफ, दिस इज अ कंपाउंड और द पिनेट लीफ। पिनेट लीफ का एग्जांपल आपको क्या बताया गया? साइकस, और इसमें क्या आ जाएगा? पाइनस। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो तीन चीजें पढ़ी आपने, रूट, स्टेम और लीफ। यहां तक हो गया? एक बार देख लो, 1 मिनट ले लो और देख लो। आपके दिमाग में चीज़ें सेट होनी चाहिए, आपको किताब नहीं पढ़ना, आपको बस समझनी है चीज़ें कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, स्टेम ऐसे भी होती होगी, ब्रांच अनब्रांच रूट ऐसी भी होती होगी, पॉजिटिवली नेगेटिवली ऐसा करके। लीफ ऐसी भी होती होंगी, एक में से बहुत सारे निकले तो कंपाउंड हो जाए, सिंगल रहे तो सिंगल रहे, उसको सिंपल लीफ कह देंगे। तो इसके एग्जाम्पल कुछ अलग अलग हैं। चेंज कर दूं? ये देखो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी तब तुम्हें जानोगे कि तुमने क्या पढ़ा है। यहाँ कोई डाउट है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? एक बार रिवीजन मारोगे तो बढ़िया हो जाएगा। इसे देखो, ये तो बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी लानी है पर डे, और दिख रहा होगा एनसीईआरटी वाले, पाइनस दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, एक एग्जाम्पल और होगा उसमें, सेड्रस नाम से एग्जाम्पल होगा। एक पाइनस है और एक साइकस है, एक सेड्रस है। रेडवुड ट्री लेंथ में ज़्यादा होता है। बढ़ा दो आगे, बढ़ा दो। ये तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। बताओ, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। जबकि ना कोई डाउट नहीं है, या तो मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे ये रहता डाउट में। चलिए बढ़िया, बस 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा, देन इसका अभी काफ़ी पोर्शन रहेगा जिसको हम अलग मेथड से लेंगे। ठीक, चलिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे कोई है क्या स्लाइड? नहीं है, आगे कोई स्लाइड नहीं है। देखो, 2-3 पॉइंट्स देख लीजिए और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहाँ। उसके बाद इसका सेक्शुअल मेथड वाला कल देख लेंगे, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में, और वो भी करीब ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिल एकदम ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। देखो, क्या मैं आपसे कहूँ, जो जिम्नोस्पर्म है वो बेसिकली आपको तो देखने को मिलेगा। तो इसमें हेट्रो, याद करो, हेट्रोस्पोरस याद आया? एक था होमो और एक था हेट्रो। मैंने कहा इसमें हेट्रोस्पोरस क्या है? ऑल, सभी में, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में या ट्री में सभी में हेट्रोस्पोरस होता है। और हेट्रोस्पोरस के मैंने 2 पार्ट्स कराए थे, एक कराए थे माइक्रो, एक कराया था मैक्रो। याद आया कुछ? एक कराया था माइक्रो और एक कराया था मैक्रो। मैंने लिखा था यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स, याद आ रहा है कुछ? फिर माइक्रोफिल है ना, उसके बाद माइक्रोफिल के बाद माइक्रो, फिर क्या था?
माइक्रो स्पोरोफाइट, देन माइक्रोफिल, माइक्रोफिल के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मतलब सेल, देन स्पोर, देन ज़ाइगोट बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने समझाया था। तो माइक्रोस्पोर और फिर क्या था, मेगास्पोर, मेगा या मैक्रो बताया था ना, मेगास्पोर क्वालिटी है। क्यों समझाया था मैंने कहा था जितने भी इन ऑल द प्लांट्स समवन इज बेसिकली ट्राइंग टू मेक और ट्राइंग टू गेट द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, देन विल फॉलो दिस वन टर्म, एंड द टर्म यू हैव द हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस जिसके पास टर्म है वही बना सकता है बीज, हेटेरोस्पोरस जिसके पास टर्म है वही बना सकता है बीज। ये टेरिडोफाइट के पास भी थी, लेकिन टेरिडोफाइट में जो अंदर का प्रोसेस था जिसमें एम्ब्रोयो ज़ाइगोट वगैरह बनना था वो तुरंत स्पोरोफाइट से बाहर निकल गया था। आगे ना याद, वो बाहर निकल गया तो इसकी वजह से वो क्या नहीं बना पाया, सीड नहीं बना पाया। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा 2 पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे मोस्टली मतलब ज्यादातर तो यही हो जाएगा, मोस्टली क्या है, डाइओसियस है। क्या है, डाइओएसियस। मैं जैसे बोलता हूं वैसे ही लिखता हूं, कभी स्पेलिंग गलत नहीं होती। फिर डाइओएसियस, वैसे लोग बोलते हैं डाइशियस, कैसे बोलते हैं, डाइशियस, स्पेलिंग गलत हो जाएगी ऐसे, डाइओएसियस, ठीक है। डाइओसियस का मतलब क्या है, डाइओसियस का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है, मतलब एक जगह है, उसमें एक ये है प्लांट और ये है ट्री, प्लांट ट्री 2 हो गए हमारे पास। डाइओसियस का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लांट में अलग अलग गैमेट्स होना, मतलब कि ये अलग प्लांट है, इसमें मेल गैमेट होगा, और ये अलग प्लांट है, इसमें फीमेल गैमेट होगा। अलग अलग प्लांट, अलग अलग गैमेट्स, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग गैमेट्स। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक ही जगह है और एक ट्री है, एक ट्री के अंदर मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, तो उसे बोलते हैं मोनोशियस, उसे बोल देंगे। तो दोनों कंडीशन अलग है। डायोशियस का मतलब है कि अलग अलग गैमेट्स होना, और मोनोशियस का मतलब है एक ही में दोनों होना। मेरी बात समझ में आ गया। मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2, ये तो बात भी समझ में आ रही होगी। डायोशियस का मतलब है इन डिफरेंट ट्री बोथ गैमेट्स प्रेजेंट, दोनों अलग अलग ट्रीज में गैमेट प्रेजेंट होना चाहिए, मेल या फीमेल। और एक होता है मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होगा कि इन सिंगल, है ना, इन सिंगल ट्री बोथ गैमेट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे आप, आगे जो पढ़ेंगे वो सेक्सुअली प्रोडक्शन मेथड पढ़ेंगे, वो मैं आज नहीं करा रहा हूँ, बहुत है, इतना करा दिया है, बहुत है। ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है, ठीक है। तो आप जो है एक बार रिवीजन ले लें 20-50 सेकंड में। देखिए क्या मैंने कहा, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें एम्ब्रोयो प्रेजेंट होता है, ये सब में एम्ब्रोयो होता है, एल्गी में नहीं होता। वेस्कुलर टिश्यू सब में होते हैं, लेकिन 2 में नहीं होते, एल्गी और ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होते हैं। मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इन 2 में नहीं होती। उसके बाद स्पोरोफाइट कंडीशन का मतलब है कि जिसमें सीड बनेगा तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बनता है, बाकी 2 में नहीं बनता है, और टेरिडोफाइट को हम प्रीकर्सर कहते हैं। उसके बाद एक होगा एंजियोस्पर्म और एक होगा जिम्नोस्पर्म। इसमें ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। इसके अंदर ओव्यूल से सीड बनेगा बस, क्योंकि इसके बाहर की साइड में नेक्ड है, एक्सपोज्ड है, कवर्ड, नॉट कवर्ड बाय दी ओवरी और नॉट कवर्ड बाय दी फ्रूट। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म। आगे बढ़े, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द लेंथ के हिसाब से देखोगे तो आप पाओगे कि जिम्नोस्पर्म अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। पहली बात, जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम या आर्कीगोनिया। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता। अब क्या होगा, लेंथ के हिसाब से देखोगे तो 3 तरीके से क्लासिफाइड है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। टॉल होगा, मीडियम होगा, श्रब होगा। श्रब में क्या, इफेड्रा, और मीडियम में क्या, साइकस, और टॉल में क्या, पाइनस। टॉलेस्ट कौन हो गया, रेडवुड ट्री, जिसको बोलते हैं सिक्वा। सिक्वा मतलब सिकुओया। रूट, स्टेम, लीफ को आप देखेंगे तो रूट जो है आपकी 2 तरीके की हो सकती हैं, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। तो मैंने कहा जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर आप रूट पढ़ना चाह रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पेशली रूट जब आप पढ़ें तो एक रूट का नाम रखा हमने टैप रूट। क्या रखा, टैप रूट। तो सीड्स में जो रेडिकल्स निकलते हैं उसको टैप रूट कहते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम, नीचे जो है टैप रूट होती है जो आप खाते हैं, ठीक है।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होगा, पाइनस, पाइनस में क्या रूट इसमें वेल डेवलप नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, जिसमें रूट हेयर एब्सेंट होंगे उसमें सरफेस एरिया छोटा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स भी कम हो जाएगा। इसको बढ़ाने के लिए फंगी आते हैं जो माइसीलियम है, फाइकोमैचिडीज का एग्जांपल है, सरफेस एरिया बढ़ाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाटर इंक्रीज कर देगी, उसको बोल देंगे क्या, माइकोरीजा, ये एसोसिएशन हो गया। दूसरा जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट होती है, जिसमें एग्जांपल आपके पास साइकस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है जिसमें कि नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट होती है और बीजीएस में अटैच होती है आके क्योंकि सरफेस पर है, और एनाबीना और क्या कर देगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की परसेंटेज इंक्रीज की जा सकती है। जिम्नोस्पर्म के स्टेम देखोगे दो तरीके के होते हैं, एक ब्रांच और एक अनब्रांच। ब्रांच कैसा होगा, पाइनस, और ये क्या होगा, साइकस। एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी में पूरी तरीके से मेंशन कर रखा है। आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे देखेंगे जो परसिस्टेंस ऑफ द फ्यू ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ के आधार पर इसको बांटा गया है। क्या, जिम्नोस्पर्म की जो मोस्टली क्या होगा, अडैप्टेड किस पे, ज्यादा हवा में, ज्यादा टेंपरेचर में, ज्यादा ह्यूमिडिटी में। जिम्नोस्पर्म की लीफ आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसी निडल, जिससे कि ट्रांसपिरेशन को कम कर सकता है। दूसरा इसके पास वैक्स होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जिससे इंपॉर्टेंस क्या है कि वो पानी का, इसमें भी ट्रांसपिरेशन क्या किया जा सकता है, कम, पानी नहीं उड़ेगा, पानी नहीं उड़ेगा। उसके बाद जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो सिंपल या फिर कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब पिनेट, एग्जांपल हो गया साइकस। परसिस्टेंस ऑफ द फ्यूइड्स का मतलब है कि 2 से 3 साल तक इस कंडीशन को बनाए रखता है, जो सिंपल से क्या बना लेता है, कंपाउंड। सिंपल आपको पता है, नीचे वाला हिस्सा पेटियोल, बीच वाला हिस्सा मिडरिब और बाहर का हिस्सा लेमिना। लेमिना जब डिवीजन करता है तो लीफलेट बनाता है, लीफलेट से ही एक पत्ती की बहुत सारी पत्तियां बन जाती हैं। आगे देखें, उसके बाद इसने कहा कि जिम्नोस्पर्म जितने भी है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेटेरोस्पोरस है, जितने भी हैं सब हेटेरोस्पोरस है, इसलिए उसके पास 2 कंडीशन 24 घंटे रहेगी, एक उसके पास माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म के अंदर 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, डायोशियस और मोनोशियस। अगर 2 अलग अलग में 2 अलग अलग गैमेट्स हैं तो डायोशियस, और एक ही के अंदर अगर दोनों ही गैमेट्स है तो डायोशियस। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, इसी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए।